नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 1 घंटे रहिएगा साथ, खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। संसद में आज फिर अडानी और राहुल को लेकर शोर और हंगामे के संकेत दिख रहे हैं। विपक्ष अडानी और राहुल की सदस्यता को लेकर तलवार भांज रही है, तो बीजेपी और सरकार राहुल को ओबीसी बयान और मोदी सरनेम विवाद में घसीट रही है। राहुल गांधी आज सूरत सेशंस कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे। इससे पहले सोनिया और प्रियंका ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल की अपील को लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है और पूछ रही है कि पहले माफी क्यों नहीं मांग ली। इस बीच संसद में भी आज यही शोर रहने के आसार हैं। विपक्ष लामबंद है जेपीसी की मांग को लेकर। इसके साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा भी जोर शोर से गरमाने वाला है। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ और ओम बिरला की तस्वीरें। सभापति और स्पीकर दोनों मौजूद हैं और अब कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की शुरू हो गई। श्री गिरीश बालचंद्र श्री दानवे राव साहिब दादा राव। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित कागजों को सभापति पर रखा। सभापति थे, उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सर विथ योर परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ माय कलीग श्री रामेश्वर तेली जी I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1C in today's list of business. श्री कौशल किशोर। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री वी मुरलीधरन। Chairman sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Ajay Bhatt ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1E in today's revised list of business. श्री पंकज चौधरी। महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति भाग 1 भाग 2 प्रस्तुत करता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स श्री प्रकाश जावड़ेकर। श्री अशोक कुमार मित्तल। ओम शांति। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Rise to lay on table a copy in English and Hindi of the 21st report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations contained in its 15th report on welfare of Indian diaspora policies schemes. राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जैसा कि उम्मीद और आसार थे अर्पिता, संसद के दोनों स्थगित हो गए हैं सदन और पहला हफ्ते का दिन है और ऐसे में दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही, जिसके बाद स्पीकर और सभापति को दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो नेहा, ये वाकई चिंता का अब सबब बनता जा रहा है और ये सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि सदन की कार्रवाई चले तो चले कैसे, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर ही ऐसे सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा के बाद इस बीच वहां की विधानसभा में इसी हिंसा को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया जा रहा है। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि नीतीश सरकार मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं उसे लेकर बिहार प्रशासन सख्त नहीं है। विकास आदि से कोई लेना देना नहीं है। अतः महोदय, ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों पर और दंगा करने पर कार्रवाई की जाए। बोलने की इजाजत
नहीं दी जाएगी। आपके नेता प्रतिपक्ष को कहा गया, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है। अब स्थान आप माननीय सदस्य बेलवा ने आप स्थान ग्रहण करें। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो भारी हंगामे के बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा को भी स्थगित किया गया है। आप देख रहे हैं वेल में जो नेता हैं वो पहुंच चुके थे, जबरदस्त हंगामा वहां पर करते हुए नजर आए। भारी हंगामा, बिहार में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसको लेकर ये बवाल जो है वो बढ़ता हुआ भी नेहा दिखा और उसकी वजह से विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, और संसद की एक बार फिर से बात करेंगे। आज फिर अडानी और राहुल को लेकर जोरदार हंगामा यहां देखने को मिला। विपक्ष अडानी और राहुल की सदस्यता को लेकर तलवार भांज रहा है, तो वहीं बीजेपी और सरकार राहुल को ओबीसी बयान और मोदी सरने विवाद पर घसीट रही है। राहुल गांधी आज सूरत में अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे। इससे पहले सोनिया और प्रियंका ने राहुल से मुलाकात की। राहुल की अपील को लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है। पूछा कि पहले माफी क्यों नहीं मांगी। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट? कितने बजे याचिका दायर की जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2 बजे राहुल गांधी सूरत पहुंच जाएंगे और 3:30 बजे उनको कोर्ट में पेश होना है। लेकिन याचिका में क्या होना है और क्या दलीलें दी जाएंगी, हमारे साथ बाबू साहब हैं जो कि लीगल टीम से हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे पूछते हैं, बाबू साहब क्या होने वाला है आज कोर्ट में और आप लोग क्या बोलने वाले हैं? आज जो सामान्य जो शिरस्ता है उसकी वजह से अपील दाखिल हो जाएगी। अपील के साथ 2 एप्लीकेशन और भी साथ दाखिल की जाएगी। एक होगी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की और एक होगी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन की जाएगी वो मैटर ऑफ कोर्स दाखिल हो जानी चाहिए और अलाउ भी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल की सजा है और 2 साल की सजा में आज तक न्यायतंत्र के इतिहास में सस्पेंड नहीं हुआ एवं कोई दाखिला मेरे ध्यान पे नहीं है। मेरे 40 साल के वकालत में एक भी किस्सा मेरे ध्यान पे नहीं आया कि जिसमें 2 साल की सजा हो और सजा मौकूफी अपील कोर्ट ने ना की हो। 3 साल तक की सजा है, कोर्ट अपने आप सजा मौकूफ कर देती, क्योंकि अपील नजदीक के भविष्य में सुनने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और इसलिए सजा को मौकूफ किया जाता है। बात सस्पेंशन होता है तो क्या होगा, मतलब दर्शकों को समझाइए, अगर सस्पेंशन हो जाता है सेंटेंस का तो क्या होगा? उसको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी और राहुल जी अपने आप घर जा सकते हैं। जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा था वो बात यह है कि सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, मतलब जो उसको गुनहगार तक। और वहीं बिहार की अब बात करेंगे, जहां की विधानसभा की तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे। अब यही विधायक बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तख्ती बैनर के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल मांग बिहार हिंसा की जांच को लेकर है कि आखिरकार ये जो हिंसा सासाराम और बिहार शरीफ में देखी जा रही है वो दरअसल साजिश है या फिर सियासत। बिल्कुल नेहा, और ये देखिए तस्वीरें, हाथों में तख्तियां लेकर बिहार में जो स्थितियां बनी हुई हैं, सासाराम, बिहार शरीफ, इन जगहों पर जो हिंसा हुई है। आज सुबह भी सासाराम में एक विस्फोट हुआ जिसको लेकर भी नाराजगी अब जताई जा रही है। यही है कि रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, रद्दी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो। बिहार शरीफ सासाराम में जो दंगा करा रहे हैं उसको बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा एक ही कहना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो हैं, ये जो दंगा करवा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, भेदभाव ला रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आज के डेट में मान ले दंगा करवा दिए, बम ब्लास्ट हो गया, तभी न सासाराम में मान ले आज हम लोग का कार्यक्रम नहीं हुआ, नहीं तो कितना बढ़िया कार्यक्रम होना था। बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर बिहार विधानसभा नहीं चल पाई है। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, टेबल पर कुर्सियां रख गईं और इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिल्कुल नेहा, और देखिए बीजेपी नीतीश सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है और कह रही है कि नीतीश को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जबरदस्त हंगामे के आसार आज दिख रहे थे और वैसा ही कुछ जब कार्यवाही शुरू हुई तो दिखा। बीजेपी के नेता वेल में आ गए,
जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। और उसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वो बाहर निकलकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार शरीफ सासाराम में जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं उस पर अब सियासी हंगामा बरपता नजर आ रहा है। और ये बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष यानी कि बीजेपी विधायकों का हंगामा आप देख रहे हैं। पोस्टर, बैनर, तख्तियों के साथ लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि नीतीश सरकार नाकाम है। हिंसा को संभालने में, बिहार के सुशासन में हर तरीके से ये सरकार फेल साबित हुई है और इसी के चलते आज विधानसभा ठप है। हालांकि नेहा, इस बीच ये भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें कि सासाराम में आज सुबह भी एक धमाका हुआ। हालांकि पुलिस बहुत सारी चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है। कई धमाकों से इनकार करती नजर आ रही है, पलायन से इनकार करती नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत जमकर हो रही। बीजेपी अब प्रदर्शन करती हुई सदन के अंदर हमने कार्य स्थगन भी दिया कि तजिया का स्वागत हम करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों। हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं रूट, सारी व्यवस्था बनाते हैं, फिर पत्थर क्यों बरसा। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। वहीं बिहार के सासाराम से लेकर बिहार शरीफ तक में तनावपूर्ण स्थिति है। बिहार शरीफ में केंद्रीय बल मोर्चा संभाल चुका है, जबकि सासाराम में आज एक नए धमाके ने बता दिया कि हालात अब भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। अर्पिता, बिल्कुल। और नेहा, देखिए, जहां हालात है दोनों जगह पर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद है, लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है और संगीनों के साए में आए शांति कितने दिन टिकेगी कोई नहीं कह सकता। पटना से बिहार शरीफ 70 किलोमीटर है, जो सीएम नीतीश का अपना गृह जिला है। पटना से सासाराम की दूरी भी कोई ज्यादा नहीं है। एक जगह जाने में 2 घंटे लगते हैं, दूसरी जगह जाने में 4 घंटे का वक्त लगता है। रामनवमी के एक रोज बाद शुक्रवार को बिहार में दोनों ऐतिहासिक शहर सुलग गए। हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जो एक नहीं पूरे 2 रोज तक जारी रहा। पुलिस अपना काम करती रही, मुस्तैदी के दावे करती रही और दूसरी तरफ दंगाई अपना काम करते रहे। कितनी ढिलाई रही, किसने इधर उधर किया, किसने साजिश रची, इन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा 31 मार्च को शांति, सद्भाव को तार तार करने वाली घटनाओं के बाद इस शहर के आज के हालात आपको बता देते हैं। पहले सासाराम की बात करें, जहां अब तक हालात पूरी तरह काबू में नहीं है। आज एक बार फिर सासाराम में मोची टोला इलाके में धमाका हुआ, जिसके निशान इन दीवारों पर दिख रहे हैं। सासाराम में 48 घंटे के अंदर यह दूसरा धमाका था। पहला धमाका 1 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। दूसरा धमाका आज यानी 3 अप्रैल को हुआ। सासाराम में धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटने में सासाराम के टाउन थाना इलाके के मोची टोला में एक धमाका बताया गया है। आज सुबह वो धमाका हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी से ठीक 2 दिन पहले एक और धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग इंजर्ड हुए थे। पहले उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए BHU ले। बात यह है कि जब तफ्तीश हुई तो तफ्तीश में ये सब सामने आया कि उन 6 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और वो बम हैंडलिंग के कारण फटा था। सासाराम में अभी डर का माहौल है। आशंकित लोग घरों के बाहर जमा हैं। घरों के बाहर पुलिस तैनात है। सीएम के गृहनगर नालंदा यानी बिहार शरीफ में भी तनावपूर्ण शांति। केंद्र की तरफ से भेजी गई 9 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहां तैनात कर दी गई हैं। 140 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। धारा 144 बरकरार है। इंटरनेट कल तक के लिए बंद कर दिए गए। स्कूल कॉलेज भी बंद है। आज से दंगा रोकने में माहिर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है।
बिहार शरीफ सांप्रदायिक हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 80 लोगों को गिरफ्तार किया है और यही वो चेहरे हैं। आप लोगों ने हिंसा की थी क्या? ना, हम लोग बेकसूर हैं सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफी कारू नाम हुआ। गिरफ्तार किया गया है आपको? मेरे घर से उठावल गया है, बेकसूरी हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं कुछ लोग। बिहार में पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन आरोपी कह रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं। मेरे घर से उठावल गया है, बेकसूरी हम लोग। बिहार में 4 दिन बाद अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक हरकत में आए हैं। जरा इन 2 शीर्ष अफसरों की जुबानी सुनिए, हालात क्या हैं। कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को बहाल करने का। शांति व्यवस्था बहाल रखी जाए, विधि व्यवस्था बनाई रखी जाए। जो दोषी हैं अभी तक गड़बड़ी करने वाले, उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलाई जाए। तो अभी जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि राज्य में जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया, प्रयास किया शांति भंग करने का, उनकी पहचान। अफसरों की अपनी दलील है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में शांति के असली दुश्मनों तक कब तक शिकंजा कस पाएगा। नालंदा से रोहित सिंह के साथ आदित्य वैभव, सासाराम, आज तक। तो बिहार में 2 जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं, गोलियां चलाई गई, अर्पिता, बम फेंके गए, वहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं। और सीएम नीतीश ने पहले ही दिन ये कह दिया था कि किसी बाहरी ने इधर उधर कर दिया है। उधर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने नीतीश की खूब खबर ली है। बिल्कुल नेहा, और सवाल अब ये है कि क्या शांति की कोशिशों पर सियासी हवाबाजी हो रही है? हिंसा सिर्फ बहाना है और सियासत का असली निशाना कहीं और है। बिहार के 2 शहर 2 दिन तक सुलगते रहे। अभी तक पूरी तरह भरोसे से कोई नहीं कह सकता कि शांति का ताजा दौर कितना लंबा चलेगा, क्योंकि सासाराम में रविवार को भी एक धमाका हुआ, जिसके निशान इस दीवार पर साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जुबानी जंग जारी है। नीतीश खुद और उनकी सरकार के तमाम लोग साजिश की बात कह रहे हैं, बाहरी लोगों के दंगे करने की बात कह रहे हैं। पहले सुनिए दंगों पर नीतीश ने क्या सफाई दी। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में, तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। नीतीश सफाई दे रहे हैं कि एक्शन के लिए बोल दिया है, डीजीपी का दौरा हो गया है, दोनों जिलों में डीएम और एसपी बढ़ चढ़कर शांति के दावे कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो चुभते तो हैं, लेकिन इनके जवाब जरूरी हैं। अगर बाहरी लोगों ने साजिश रची तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर कोई इधर उधर कर रहा था तो उसको सही जगह लाना किसका काम था? अगर बाहर से लोग शांति पर चोट करने के लिए आए तो क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? अगर बाहर से लोग आए तो उनको रोकने, काबू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? और सबसे बड़ी बात यह कि एक दिन दंगा हो गया, आगजनी हो गई, तो अगले दिन भी पुलिस हालात को क्यों नहीं संभाल पाई? धार्मिक मौकों पर माहौल बिगाड़ने की आशंका पहले से रहती है। ऐसे में क्या सरकार, पुलिस और प्रशासन ने माकूल तैयारी नहीं की थी? नीतीश साजिश की बात कहकर दाएं बाएं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इसमें सीधे जंगल राज दिख रहा है। अमित शाह ने नवादा से नीतीश कुमार को घेरा,
बात दंगों की थी, लेकिन शाह नीतीश के पाला बदलने तक पर वार करने लगे। मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। 4 दिन बाद भी सासाराम पूरी तरह शांत नहीं है, लेकिन बात दूर तक चली गई है। आरजेडी को केंद्र से अर्धसैनिक बल भेजने पर भी ऐतराज है। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई की तरह ये भी एक दखल है। अब आईटी, ईडी, सीबीआई इन सारी चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया, तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं, ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। सवाल दोनों के लिए है, क्या केंद्र को बिहार सरकार और उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं? और अगर बात शांति की है तो नीतीश सरकार को केंद्रीय बलों से परहेज क्यों? वो तो सियासत करने नहीं आ रहे। दंगा बहाना है, लेकिन असली निशाना कहीं और है। सासाराम और बिहार शरीफ में गोलियां चलती हैं, आगजनी होती है और बात बिना कोई देर किए सीधे तुष्टीकरण और हिंदू मुसलमान पर आ जाती है। बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है। कंपटीशन हो गया है क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिए है। गिरिराज सिंह अगर नीतीश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं तो नीतीश सरकार के सिपहसालार कहां पीछे रहने वाले? उनको हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ नजर आता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी लिखते हैं, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और आगे भी देंगे। एक दंगा होता है और इसके लिए सियासत अपने काम पर लग जाती है, पूरी ताकत के साथ, धारदार बयानों के साथ, दूसरे पक्ष को कमजोर करने के लिए। सब लूट के ले गया, सब जला दिया, सब देखो हमने कुछ भी नहीं बचा। मजदूर आदमी सब जला दिया, सब लूट के ले गया सब। लेकिन इन सब के बीच जरा इन लोगों की फिक्र करिए जो कुछ घंटों के भीतर ही अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, पड़ोसी पराये हो गए, भरोसा डिग गया और चेहरों पर मायूसी चस्पा हो गई। इनके इस दर्द का कौन है जिम्मेदार? जरा सोचिए। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा की आग अब तक धधक रही है। रामनवमी पर शुरू हुई है हिंसा, अर्पिता, दूसरे इलाकों तक बढ़ती चली गई। अब रविवार को नए इलाकों में हुगली में बवाल हुआ है। आरोप यह है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष की रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला और आगजनी की गई। और नेहा, उपद्रवियों के निशाने पर बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक विमान बोस भी आए। ममता बनर्जी लगातार साजिश की बात कर रही हैं, लेकिन बीजेपी से लेकर गवर्नर तक के निशाने पर ममता बनर्जी ही हैं। ये तस्वीरें बंगाल के उन हालातों को बयां कर रही हैं जो बता रही हैं कि वहां अब तक सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। तस्वीरें हुगली की है, दंगों की उस सीरीज की नई कड़ी जिसका आगाज पिछले महीने की 30 तारीख को ठीक रामनवमी के दिन हुआ था। हावड़ा के बाद हुगली में यह भगदड़ मची। आरोप है कि दिलीप घोष की रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला कर दिया गया। हुगली में ही आगजनी हुई और बचने के लिए लोग भागते नजर आए। उपद्रवियों के निशाने पर बीजेपी विधायक विमान बोस आ गए। विमान बोस चोटिल हो गए।
बीजेपी का दावा है कि हावड़ा के बाद हुगली में श्रीरामपुर में भी हिंदू त्योहार के दौरान हिंसा हुई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस हिंसा के दौरान तमाशा देखती रही। जैसे हावड़ा में पत्थरबाजी हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत बात बोले थे, लेकिन इसके 2 दिन बाद फिर से ऐसा जो रामनवमी का शोभा यात्रा में अटैक हुआ। इसका मतलब क्या है? बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, वोट बैंक का राजनीति चल रहा है। ममता बनर्जी कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं इसको बंद करेंगे, क्योंकि उसको 30% वोट का जरूरत है जो इलेक्शन हमारा है। इससे पहले हावड़ा 2 दिनों तक सुलगता रहा था। 30 मार्च को हावड़ा में दंगे की शुरुआत हुई, जमकर पथराव हुआ। इसके बाद हावड़ा के शिवपुर में उसी जगह पर 31 मार्च को फिर पथराव हुआ। बीजेपी लगातार ममता पर निशाना साध रही है। रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत ने हावड़ा जाने की कोशिश की, पुलिस ने रोका तो उनकी कहासुनी भी हुई। हमने हावड़ा के उस उपद्रवी इलाकों में जाने की कोशिश किया जहां पे दंगा हुआ था रामनवमी में, विशेषतः रामनवमी के अगले वाले दिन। उस दिन जो लोग आतंकित हुए उन लोगों से हम मिल नहीं पाए। पुलिस का बोलना था कि 144 लागू है, आप नहीं जा सकते। वही पुलिस राज्य के मंत्री अरूप राय उनको अलाउ कर रही है कि उस इलाके में जाने के लिए। बंगाल हिंसा पर खुद गवर्नर मैदान पर उतर आए। उन्होंने बयान जारी कर कहा, मैं इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। दंगाई लोहे के हाथ से कुचले जाएंगे। ऐसा हश्र होगा कि कानून तोड़ने वालों को अफसोस होगा। बंगाल हिंसा पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू खतरे में है, जबकि ममता ने कहा कि हमने पहले ही चेता दिया था। बीजेपी ममता पर वोट बैंक की सियासत का आरोप लगा रही है और बंगाल में राज्य प्रायोजित हिंसा की बात कह रही है, जबकि टीएमसी का सवाल है कि शोभा यात्रा में तलवार और बुलडोजर का क्या काम। ममता सरकार एक्शन का दावा कर रही है, बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। ऐसा लगता है कि शांति से ज्यादा अहमियत है सियासी नफे नुकसान की। ऋतिक मंडल के साथ सूर्याग्नि रॉय, हावड़ा, आज तक। तरफ बिहार हिंसा की आग में सुलग रहा था, तो वहीं इसी बिहार में कुछ उपद्रवियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर धावा बोल दिया और शोरूम में करोड़ों का सामान लूट लिया। हिंसा के वक्त का सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई हैरान रह गया। नालंदा में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, आगजनी का दौर शुरू हुआ। शहर के कई इलाकों में उपद्रवियों के तांडव का दौर शुरू हुआ। कई इलाके हिंसा की जद में आ गए। उपद्रवियों के आगे पुलिस वाले भी बेबस नजर आए। तो इसी हिंसा के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो लोगों को चौंका रही है। ये तस्वीरें बिहार शरीफ यानी नालंदा की है। तारीख है 31 मार्च। ठीक उसी वक्त जब बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था और इसके बाद गोलियां चली थी। लेकिन यह तस्वीर उसके बाद की है और यह बयां करती है कि दंगाइयों का असल मकसद क्या था। बिहार शरीफ में डिजिटल दुनिया के नाम से एक बड़ा शोरूम है और दंगाई इसी शोरूम में घुसे हैं। 2 मिनट 51 सेकंड तक कैमरा इन लुटेरे दंगाइयों के चेहरे और उनकी करतूत को कैद करता रहा। हर पल बिना रुके। शुरू से देखिए, दंगे के दौरान शोरूम के शीशे तोड़कर दंगाई इसके अंदर दाखिल होते हैं और इसके बाद शुरू होता है लूटपाट का दौर। दंगाइयों में से इक्का दुक्का ने अपना चेहरा ढक रखा है। शोरूम की टेबलों को फांदकर दंगाई दूसरी तरफ रखे महंगे सामान तक पहुंचते हैं। पूरे 3.5 करोड़ का माल है और सामने है बेखौफ दंगाई। एक के बाद एक दंगाई आते जाते हैं। किसी के हाथ में लूट का लैपटॉप है, किसी के हाथ में लूट की एलईडी है। महंगे आईफोन तो कई लुटेरों के हाथ में है। एक लुटेरा प्रिंटर को ही तोड़ डालता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि यह उसके काम का नहीं है, छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ सेकंड के बाद जब मोबाइल खत्म हो जाते हैं तो महंगे एलईडी की लूट शुरू होती है। गिनते जाइए, कतार लगी है। 1, 2,
3, 4, 5, 6। एक के हाथ में तो 2-2 LED है, मानो किसी दूसरे लुटेरे के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। लूट में दिक्कत हुई तो मोबाइल की टॉर्च चला ली ताकि आसानी से माल लूटा जा सके। 2.5 मिनट में 3.5 करोड़ का माल लूट लिया जाता है। दंगाई आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर उस आखिरी कीमती चीज को लूटने तक जो डिजिटल दुनिया नाम के इस शोरूम में रखी थी। सवाल कई हैं जो चुभते हैं, दिमाग पर जोर डालने के लिए मजबूर करते हैं। क्या दंगा सिर्फ भावनाओं के भड़कने से होता है? क्या सिर्फ धर्म, आस्था, विश्वास के नाम पर दंगा होता है? या फिर उसका असल मकसद जेबें भरना है, माल कमाना है, लूटपाट करना है? सोचिएगा जरूर। नालंदा से रोहित सिंह, आज तक।